हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफ सिविल क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेशर कन्वर्जन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन रहता है कि 3 MPa या 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको चेंज करना है, चेंज इनटू mm ऑफ वाटर एंड mm ऑफ Hg। देखो, पहली बात ये समझो। देखो, जैसे कि आप पढ़ते हो कि किलो, जैसे कि आप पढ़ते हो कि मास का यूनिट क्या है। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? तो आप पढ़ते हो मीटर पर सेकेंड। यूनिट मतलब किसी भी, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मीटर पर सेकंड, जैसे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करना तो यूनिट होता है। जैसे क्वांटिटी है, क्वांटिटी को, जैसे मास की क्वांटिटी है 5 kg, 5, पर ये नहीं पता चल रहा है कि 5 क्या, 5 मतलब kg, किलोग्राम। अब जैसे सिर्फ 5 लिखा है तो हम कैसे मानेंगे, जान पाएंगे कि ये मास का मतलब मास दिया गया है। तो यहाँ पर 5 की जगह मीटर पर सेकंड भी तो हो सकता है ना। तो हम इसका मतलब पहचानने के लिए कि ये वेलोसिटी है, ये मास है। तो यूनिट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट दिया जाता है, इसको बोलते हैं यूनिट। अब जैसे कि अभी दो चीज़ बताए, जैसे कि तीसरा मान लेते हैं वेट। वेट वेट बराबर होता है, एक मिनट इसको वर्क कर देते हैं। जैसे वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब वर्क कितना किए हो, जैसे कि हम कह दें वर्क किए कितना, 5, पर 5 क्या, अब 5 अगर सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, kg भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट दिया जाता है, इन्हीं को सब यूनिट बोलते हैं। जैसे 5 है तो 5 जूल भी बोलते हैं इसको, या न्यूटन इंटू मीटर भी बोलते हैं। इसका 2 यूनिट, मतलब न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं। ठीक, वैसे ही प्रेशर जो होता है बराबर होता है फोर्स इंटू पर यूनिट एरिया। तो फोर्स मतलब हुआ न्यूटन, एरिया को रिप्रेजेंट करें मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पर इसको क्या करना है, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ना रख के mm ऑफ वाटर एंड mm ऑफ Hg, किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लड लिक्विड में चेंज कर सकते हो। mm ऑफ वाटर जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई हो उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे लिखा mm ऑफ वाटर या mm ऑफ Hg। ज़्यादातर यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम दो चीज़ों में कन्वर्ट करना सिखाएंगे इस वीडियो में। अब इसका यूज क्यों होता है, हम पढ़ते क्यों हैं इसको, mm ऑफ वाटर क्यों पढ़ते हैं? जैसे कि अब जब पता है प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तब क्या ज़रूरत है mm ऑफ वाटर एंड mm ऑफ Hg, mm ऑफ किसी भी लिक्विड को लिक्विड में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ज़रूरत है। जैसे कि आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पानी भरा है, यहाँ पे, ठीक, ये है कैपिलरी हल्की सी, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में हेड लॉस मेजर करने के लिए किया जाता है। ये पानी भरा है, ठीक, मान लेते हैं पानी का लेवल यहाँ तक है, पर यहाँ से प्रेशर जब लगाएंगे तो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर पानी उठा अपने बेस लेवल से। तो हम प्रेशर डायरेक्ट नहीं मेजर करते हैं, तो डायरेक्ट हाइट माप के हम मेजर कर लेंगे कि इतना प्रेशर, कि 1 सेंटीमीटर में इतना प्रेशर होता है तो 2 सेंटीमीटर में कितना प्रेशर होगा। या फिर
अगर कोई इक्विपमेंट है जो डायरेक्ट प्रेशर बता पा रहा है तो उसमें जानते हो क्या होता है, उसमें होता है कि हाइट से जो भी प्रेशर मेजर करने के लिए जैसे बैरोमीटर लगा है तो बैरोमीटर का काम होता है जितना हाइट के रिस्पेक्ट में उसको कैलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि उसमें उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर में मान लेते हैं 5 MPa का प्रेशर जनरेट होता है, तो 2 सेंटीमीटर मान लो उठा तो जो बैरोमीटर होता है तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बता देगा कि 10 MPa इसका प्रेशर होगा। लेकिन बेस यही रहता है, ये चीज़ होती है। अब पढ़ना कैसे है, रुको। जैसे लिखा है 1 एटमॉस्फेयर में, जैसे 1 एटमॉस्फेयर में, ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, ये प्रेशर यूनिट है, प्रेशर यूनिट। देखो प्रेशर की हम 3-4 यूनिट्स होते हैं, बताते ज़रा। पहले प्रेशर की यूनिट कितनी होती है, प्रेशर यूनिट जितनी याद आ पा रही है हमको उतना बता रहे हैं, और धीरे धीरे आगे याद आ जाएगी सब बता देंगे, ठीक। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी होता है, पास्कल, बार भी होता है, डायन भी होता है, और एक और होता है ज़रूरी वाला एटमॉस्फेयर भी होता है। ये तीन 5 यूनिट हैं। अभी 5 याद आ रही हैं, अब आगे अगर याद आ रही तो लिखवा देंगे। जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेयर भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm ऑफ वाटर एंड हाउ मेनी mm ऑफ Hg। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 8 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं। 1 मिनट, 1 एटमॉस्फेयर में पास्कल होते हैं 10, 13, 25 पास्कल। पास्कल कहो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहो, मतलब एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम पास्कल भी लिख सकते हैं। तो 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं 1 एटमॉस्फेयर में। इसके लिए अगर तुमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल से तुमको mm ऑफ वाटर में जाना है, mm ऑफ वाटर में जाना है, तो एक फार्मूला होता है, साधारण फार्मूला, P बराबर ρg/h। आप तो कई बार इसको पढ़े होंगे। h जो है हाइट ऑफ वाटर, यही निकालना होता है हमको, हाइट ऑफ वाटर। g है एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होगा मीटर। ये है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका होता है मास बाय वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जो P है, ये वाला P को बोलते हैं प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट हमने 2-3 जो लिखवाई हैं वही होगी। अब 1 एटमॉस्फेयर में कितने mm ऑफ Hg होंगे, पहला क्वेश्चन यही है हमारा। mm ऑफ वाटर होगा, पहले वाटर वाला करते हैं फिर mm ऑफ Hg करेंगे। तो ये है प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू दी गई है 10, 13, 25 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P की जगह P बराबर ρg/h, P की जगह लिख देंगे 10, 13, 25। अब ये रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी mm ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का कर रहे हैं। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000, याद रखना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब किलोग्राम और मीटर में है
वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। ये चीज़ तुमको याद रखना है भैया। तो हम अभी मरकरी वाला नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं वाटर वाला। ठीक, तो डेंसिटी हमको वाटर वाली रखनी होगी। तो वाटर की यहाँ पे कितना था, इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिनट उसको चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। डेंसिटी हो जाएगी वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 9.81 इंटू हाइट। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर, मतलब मीटर में आएगा, यहाँ पे पर भी मीटर में है, तो हाइट जो आएगी मीटर में आएगी। तो h बराबर 10 11 25 भागे 1000 इंटू 9.81। अगर इसको भाग करेंगे 1 × 10 11 25, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 9.81 तो आएगा आपका 10.32 मीटर ऑफ 10.32 8। तो 1 मिनट, 8 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लिख सकते हैं 10.3। 2 से बड़ा है लेकिन 8 बड़ा है, 2 छोटा है, तो क्या करना, ज़्यादा नंबर में नहीं लिखना है, इसी नंबर तक हमको इंड करना है। तो 5 से बड़ी है 8, तो क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड कर देंगे, 33। ये मीटर में आएगा, मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर। मतलब कि एक एटमॉस्फेयर में 10.33 mm ऑफ वाटर होता है, mm ऑफ वाटर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम मरकरी के बेस में रखें, अगर हम मरकरी के बेस में, जैसे अगर लिखा है जैसे कि 1 ATM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाउ मैनी mm ऑफ Hg, मैनी mm ऑफ Hg। तब क्या करेंगे, जैसे 10 13 25, ठीक। फार्मूला होता है P बराबर ρgh, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर दिया है कितना, 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 13.6, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब देखो, हम मरकरी का बता रहे हैं, वाटर का बता रहे हैं, किसी भी लिक्विड का हम निकाल सकते हैं अगर प्रेशर दिया है उसके mm ऑफ लिक्विड के टर्म में। जैसे कि अगर हम जो भी हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करें, मरकरी यूज़ करें तो मरकरी का हाइट के टर्म में प्रेशर निकालेंगे, वाटर यूज करें तो वाटर का। अगर ऑयल दिया होगा, मान लेते हैं ऑयल का यूज, ऑयल के टर्म में देखना है तो ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक, उससे हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम करना है, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है, क्वेश्चन में जरूर दी गई होगी, ठीक। देखो जी है, तो ये जी की वैल्यू, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी फार्मूला जो होता है, वेट डेंसिटी या मास डेंसिटी कुछ भी दिया हो, मान लेते हैं वेट डेंसिटी ले लेते हैं, तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे भी लेंगे। अगर ऊपर लिखा होता है वे मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे लेते हैं, ठीक ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको निकालना किसका है, मरकरी का, तो वेट डेंसिटी ऑफ मरकरी, और यहाँ पर स्टैंडर्ड लिक्विड होता है वाटर, ठीक। अगर इसको निकाले तो जी इंटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, जी इंटू वेट डेंसिटी ऑफ रोजी ऑफ वाटर। तो वेट डेंसिटी इसका 1000 होता है वाटर का, जी कितना है 13.6, ये हमारा आ गया वेट डेंसिटी। तो यहाँ पर वेट डेंसिटी जो है या डेंसिटी है तो 13.6 इंटू 1000, ये हमारा डेंसिटी की वैल्यू हो गई, ठीक। ये डेंसिटी की वैल्यू, आगे जी है तो 9.81 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इंटू एच, ठीक। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी मीटर में,
13.6 किलोग्राम, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना डेंसिटी वाटर की, ये भी मीटर में है। तो इसका मतलब एच जो वैल्यू आएगी मीटर में आएगी। देन एच इज इक्वल टू 10 13 25 10 13 25 बटे 13.6 इंटू 1000 है यार, 1000 इंटू 9.81, वो जो भी वैल्यू आएगी मीटर में आएगी। रुको 1 मिनट, 10 13 25 भागे 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81, वैल्यू आ रही है 0.759 मीटर ऑफ एच जी, मतलब मरकरी की टर्म में। इसको मीटर है एमएम में कर दो। एच इज इक्वल टू, आप कहीं भी लिखा देखे होंगे मीटर, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, 1000 mm। तो बड़े से मतलब मीटर बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े से अगर छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 0.759 इंटू 1000 करेंगे तो लगभग 760 mm ऑफ एच जी हो गया। अगला क्वेश्चन है, जैसे नहीं, अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम एक बार बता देते, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया है तो बता देते थे। 1 मिनट, कन्फ्यूज हो जाओगे। स्पेसिफिक, अगले वीडियो में स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पढ़ाएंगे नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी में इंक्लूड कर देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लड, देन डेंसिटी ऑफ फ्लड में स्टैंडर्ड फ्लड होता है वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर वेट डेंसिटी दे दिया गया, डेंसिटी दिया था, अगर डेंसिटी में वेट डेंसिटी भी होता है, वेट डेंसिटी तो नीचे भी वेट डेंसिटी होगा, वाटर की वेट डेंसिटी, ठीक है। अगर मास डेंसिटी दे दी गई है क्वेश्चन में तो हम कंपेयर करेंगे मास डेंसिटी, इसका भी मतलब जो ऊपर है वही होगा मास डेंसिटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड को जैसे मरकरी मान लेते मरकरी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी वेट डेंसिटी ऑफ मरकरी तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, मास डेंसिटी ऑफ मरकरी देन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मास डेंसिटी ऊपर है, मास डेंसिटी नीचे है। डेंसिटी का यूनिट जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे ना, तो वैल्यू जो आती है 1 आती है। तो मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। जैसे स्ट्रेन का होता है, स्ट्रेन भी यूनिटलेस है, ये नहीं पढ़ाएंगे इसमें। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब 1 आ रही है, मतलब पूरी ऊपर से ऊपर के नीचे की यूनिट कट जा रही हैं, तो इसका मतलब 1 आ रहा है, इसका मतलब कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिटलेस होती है, ठीक। ये 2 प्रकार की होती है, ठीक, 2 प्रकार की होती है, ठीक। ये होती है 2 प्रकार की, एक होती है मास या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होता है ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। 2 प्रकार की एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगले पेज पे बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये तुम्हारा सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं पूरे सॉइल में, लेकिन इसमें एयर भी होगी। जब सॉइल पढ़ते हैं तो उसमें 3 फेज होते हैं, एयर भी होती है, वाटर भी होता है, सॉलिड पार्टिकल भी होता है। मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। अगर हम सबसे पहले बताएं तुमको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपरेंट या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तब क्या करेंगे, थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा लेकिन होमवर्क दे देंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे इसमें, लेकिन ज़रूरी सब करा देते हैं। जैसे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, इसका फार्मूला जो होता है G
इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा। देखो इसमें क्या होता है, मास में क्या होता है, मास और अपरेंट मतलब पूरा जो, देखो इनका होता है यूनिट वेट होता है सॉलिड का, और मान लेते हैं पूरे का यूनिट वेट जो है गामा टी है, पूरे सॉइल का। इसी में दोनों बता देते हैं। जैसे पूरी सॉइल जो है, पूरा सॉइल सैंपल हमने इकट्ठा किया है, तो पूरे का यूनिट वेट जो है या डेंसिटी जो है मान लेते हैं गामा टी है, और मान एक पार्टिकल का गामा एस है। तो जो अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो नीचे तो गामा टी रहेगा क्योंकि पूरे का है, नहीं नहीं, नीचे जो रहेगा वो गामा डब्लू रहेगा। एक मिनट भैया भैया, जैसे कि कंफ्यूज हो गए थोड़ा, एक मिनट बताते हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको अपरेंट है मास की निकालनी, और दूसरा भी हेडिंग डाल लेते हैं, जैसे ट्रू का निकालना है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तब क्या करना होगा, और जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तब क्या करना होगा, हम साथ में इसलिए बताएं ताकि डिफरेंस आपको समझ में आवे। जो नीचे तो रहेगा, अगर ऊपर यूनिट वेट ले रहे हैं या डेंसिटी ले रहे हैं तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, यूनिट वेट या वेट डेंसिटी कुछ भी लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है कि डेंसिटी ऊपर ले रहे हो तो नीचे डेंसिटी लो, वेट डेंसिटी ऊपर ले रहे हो तो नीचे वेट डेंसिटी लो, ऊपर मास डेंसिटी ले रहे हो तो नीचे भी मास डेंसिटी लो। मान लेते हैं यूनिट वेट लिया, तो यूनिट वेट अगर ऊपर ले रहे हैं तो यूनिट वेट नीचे भी ले, इसमें भी यूनिट वेट ऐड कर दो, यूनिट वेट तो नीचे भी यूनिट वेट होगा, मतलब किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक, जो जैसे आपको नीड है यूनिट वेट की, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया होगा तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमको पता होना चाहिए। उस यूनिट वेट ऑफ वाटर को जब हल करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा यूनिट वेट निकल आएगा। क्वेश्चन में डिमांड मास डेंसिटी की है तो मास डेंसिटी वाटर की पता होनी चाहिए, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट डेंसिटी से निकालना है किसी भी लिक्विड को, मान लो केरोसिन है, एचजी है, कुछ भी है, तो उस वेट डेंसिटी को अगर निकालना है तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, जी तो हमारा वेट डेंसिटी निकल आएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, जो बल्क मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है तो नीचे तो स्टैंडर्ड वाटर का ही यूनिट वेट लिखा जाएगा ना, नीचे तो वाटर का ही लिखा जाएगा ना, स्टैंडर्ड होता है। अब अपरेंट में क्या करते हैं, अपरेंट में पूरा यूनिट वेट लेते हैं, यूनिट वेट या पूरी टोटल सॉइल की डेंसिटी लेंगे, जितना पूरा सैंपल है मान लो इतना, तो अपरेंट या मास में पूरा टोटल लेते हैं। टोटल का हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेंसिटी ऑफ पूरे का बल्क का, या फिर और डेंसिटी ऑफ वाटर, हम यूनिट वेट लिख दिए, तभी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। चाहे अगर यूनिट वेट ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे भी यूनिट वेट होना चाहिए, डेंसिटी लिख रहे हैं तो डेंसिटी भी नीचे होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। पर क्या होता है कि मास में होल का लेते हैं, होल मतलब सैंपल का लेंगे, और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में सिर्फ एक पार्टिकल का लेंगे, एक पार्टिकल जो है इसकी डेंसिटी को कंसीडर करते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अथवा डेंसिटी ऑफ सॉलिड देन डेंसिटी ऑफ वाटर, कुछ भी लिख दो। अगर डेंसिटी ले रहे हैं तो डेंसिटी वाटर से कंपेयर करेंगे, वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, यूनिट वेट लेंगे तो यूनिट वेट ऑफ वाटर से कंपेयर करेंगे। पर क्या होता है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में किसी एक सिंगल पार्टिकल को यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं, लेकिन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में बल्क मतलब पूरे सॉइल सैंपल के डेंसिटी से हम डिवाइड करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब ये बताओ डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का फार्मूला जो होता है, डेंसिटी जो होती है मास बाई वॉल्यूम होती है। मान लेते तो 1 मीटर क्यूब में डेंसिटी हमारी 5 ग्राम है, ठीक, एक की 6 ग्राम पर मीटर क्यूब है, 6 ग्राम 6 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं 6 ग्राम, 1 सेंटीमीटर इतना टुकड़ा उठा लिया पानी मिट्टी का, इसमें 6 ग्राम आ रहा है। ठीक, दूसरा टुकड़ा उठाए, मान लेते हैं इसका 5 ग्राम आया, तो डेंसिटी किसकी हुई ज़्यादा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई ना। कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इतना 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, दिख नहीं रही, 2D प्लान बना रहे हैं। ठीक,
तो मान लेते इतने में इसमें 5 ग्राम सिर्फ आया, अगले बॉक्स में हमारा 6 ग्राम आया और वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज़्यादा वेट आ जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी ज़्यादा डेंसिटी हुई कि नहीं। तो जो सिंगल पार्टिकल होता है, अब जैसे कि ये देख लो, तो चलो ठीक, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं इसके इस सिंगल पार्टिकल के कंपेयर में, सीधी बात। वही से बहुत कंफ्यूज हमको भी कर दोगे, आप भी कर जाओगे। जैसे ये सिंगल पार्टिकल है, इसका वॉल्यूम इतना 100 है और पूरे सॉइल का वॉल्यूम बहुत सारा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ फार्मूला होता है ना, अगर डेंसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यहाँ पर है कि नहीं, देखो डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसका मतलब ये, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, अगर डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लेते हैं डेंसिटी और मास से कंपेयर करें तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, है ना। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर डेंसिटी बढ़ी तो मास भी बढ़ा, अगर मास घटा तो डेंसिटी भी घटी। यही तो होता है, जैसे कि रिलेशन होता है, जैसे कि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डेंसिटी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। देखो 1/वॉल्यूम है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन जो होता है उसमें होता है, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा। इसीलिए डेंसिटी अगर बढ़ी तो वॉल्यूम घटा, या फिर वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी, है वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी, जाहिर सी बात। तो अब इससे कंपेयर करो, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में ज़्यादा वॉल्यूम लेते हैं, देखो ज़्यादा वॉल्यूम लिए तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है। देखो वॉल्यूम ज़्यादा लिए तो इसका मतलब डेंसिटी इसकी कम हुई कम ना। जब इसकी डेंसिटी कम हुई तो जी भी कम हुआ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो साथ में अब इतना एक चीज़ एक मिनट, कंफ्यूज हो रहे हो, मान लेते हो कंफ्यूज अगर हो रहे हो, मान लेते मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं, वॉल्यूम ज़्यादा है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में वॉल्यूम डाउन है। क्यों डाउन, देखो ट्रू में हम सिर्फ सिंगल पार्टिकल को देख रहे हैं, छोटे से पार्टिकल को, पर मास में पूरा देख रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, पूरा है। लेकिन ट्रू में हम सिंगल सॉलिड पार्टिकल, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल होता है, यस मतलब ये लिखे हैं, तो इस सिंगल पार्टिकल की हम डेंसिटी लिए हैं, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम है, हम इतना ही लिए हैं, हमको पूरे से मतलब नहीं, हमको इतना ही से मतलब रखे हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ इसकी डेंसिटी निकाल के पानी की डेंसिटी से हम कंपेयर कर रहे हैं। उसमें क्या है, इसमें हम पूरी डेंसिटी को, पूरे मतलब सॉइल सैंपल की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं पानी से, तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम ले रहे हैं, किसमें, मास में। तो मास में वॉल्यूम ज़्यादा है तो मास में वॉल्यूम ज़्यादा कर दिए, और ट्रू में इस वॉल्यूम कम ले रहे हैं क्योंकि छोटा सा ले रहे हैं। ठीक, अब ठीक है, इससे कंपेयर करो, अगर वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ से कंपेयर करो, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटेगी ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो इसकी डेंसिटी घटी, और इसका वॉल्यूम घटा तो इस डेंसिटी बढ़ी। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि हम जी को हो जो कंपेयर करें, जी का फार्मूला भी साइड में लिख दें, जी बराबर डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ टोटल बल्क वाली डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉलिड के डेंसिटी से, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बल्क मतलब पूरे सॉइल सैंपल की डेंसिटी से। तो इसका मतलब अगर ये घटा है, देखो अगर ये घटेगा तो जी भी घटेगा, इसका मतलब ये अगर घटा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घटेगी, इसमें बढ़ा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी कि नहीं। तो ये जो है जी की, तो इसका मतलब है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, मास ये पूछा जाता है इसीलिए बताया, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कम होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के। ठीक है भैया, एक और फार्मूला इसमें होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में, जैसे कि एक फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कहा जाए जी, हम फार्मूला लिखवा देते हैं डायरेक्ट, जी इज इक्वल टू जी एंड जी हम याद जैसे कि है, जैसे कि यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस
तो यहाँ पर भी 27 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी T डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का अगर है तो ये वाटर का है, मल्टीप्लाई कर दो। ये बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी या लिक्विड जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये लिक्विड। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमको मान लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 डिग्री सेल्सियस पे निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन में ये दिया गया होगा, लेकिन हमारा हमको दिया गया होगा 5 डिग्री सेल्सियस में वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वाटर की हमको गिवन रहेगी। ठीक, यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दी गई होगी, और ये भी वैल्यू दी जाएगी। ठीक, तो हमको कह दिया जाए 5 डिग्री सेल्सियस पे निकाल के दिखाओ, तो क्या निकाल के देना। जहाँ 5 पे निकालना है, पर उसकी 27 पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाएगी। ठीक है, और लेकिन ये दोनों चीज़ें दोनों को जिस पे निकालना है उसमें वाटर की भी दी जाएगी, और वो 5 पे निकालना है तो 5 पे भी दी जाएगी और 27 पे भी दी जाएगी। ये फार्मूला होता है, याद रखो भैया। ठीक, लिखवा देते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे अगला क्वेश्चन है जो हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी mm ऑफ वाटर। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब 1 बार में हाउ मेनी mm ऑफ वाटर, हम वही फार्मूला यूज करेंगे भैया। बस तुमको पता होना चाहिए 1 बार में 10⁵5 पास्कल होते हैं, बस। ठीक, 10⁵5 पास्कल मतलब 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही फार्मूला P बराबर रो जी एच। ठीक, इसी में रखो, P की वैल्यू रखो, P की वैल्यू 10⁵5। यूनिट ध्यान रखना भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P की वैल्यू रख दिया। डेंसिटी ऑफ, हाँ, mm ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू 9.81, जी की वैल्यू 9.81 PI मीटर में। एक मिनट, अब इंटू H इज इक्वल टू 10⁵5 मीटर में है। ये भी मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम पर मीटर होता है। 10⁵5/1000 इंटू 9.81। अब H जो आएगा यहाँ से, H आएगा 10 पॉइंट, याद था हमको 10.19 मीटर ऑफ वाटर हो गया। ठीक, अगला जैसे कि हम तुमको बताया, जैसे कि होता है पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है किलो पास्कल। किलो पास्कल मतलब 10⁵3 पास्कल, बात तो वही। लेकिन तुमको पता, जैसे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर mm स्क्वायर में करें, इसको अगर चेंज करें न्यूटन पर, इसको mm स्क्वायर में करें तो 10⁵3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो इसको 1/10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं। अब बराबर में क्या लिखते हैं, ए बराबर इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू, तो 10⁶6 को इधर ले आओ, तो 10⁶6 न्यूटन पर, ना गड़बड़ कर दिए क्या, एक मिनट, हम इतना लाएं कि 1/6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁶ न्यूटन पर मीटर। लिख सकते हैं, नहीं लिख, हाँ लिख सकते हैं। पर अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10⁶ से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 10⁶ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका मतलब हो जाएगा मेगा, इसको बोलते हैं मेगा। ठीक, तो 10⁶ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10⁶ के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब ये होता है कि एक मेगा मतलब m मतलब मेगा, m और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अरे ऐसे लिख दे, मेगा पास्कल। ठीक, बस इतना लिखो।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो पास्कल लिखेंगे ना, 10⁶ से हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए इसको मेगा लिखे हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन नहीं 1 MPa 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm² होता है। पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर मेगा पास्कल जो होता है MPa होता है 1 न्यूटन पर mm²। देखो ये हमारी जो क्लास है, तो ये मत सोचना कि ये क्लास में सिर्फ सर जी जो टॉपिक लाए हैं वही पढ़ाएंगे। भाई जो टॉपिक तुमको फंसेगा हम वही टॉपिक, मतलब ये नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे जो टॉपिक पढ़ा P बराबर रो जी एच, कुछ भी वर्ड अगर हाइट आई है तो हाइट के बारे में अच्छे से तुमको बताएंगे, जी के बारे में अच्छे से बताएंगे, डेंसिटी के बारे में अच्छे से बताएंगे। देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको बताना ही पड़ा, हम सोच रहे थे अलग चैप्टर लाएंगे, नहीं लाना पड़ेगा। हमने डेंसिटी के चक्कर में स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने बताया। ठीक, अब इतना समझ लो कि 1 MPa बराबर 1 न्यूटन पर mm² होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे कह दिया जाए, चेंज 1 पास्कल इनटू mm ऑफ वाटर। लो करो इसको। अब देखो 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस भुगतो रो जी एच निकाल लो। mm ऑफ वाटर मतलब एच की वैल्यू mm में निकालो, वही हो। अगर 1 पास्कल इंटू मीटर ऑफ वाटर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो इसमें घबराओ मत। mm ऑफ वाटर सेंटीमीटर ऑफ वाटर कुछ भी डिस्टेंस फॉर्म में दी गई हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर सब वैल्यू मीटर में रखेंगे, तो एच की वैल्यू मीटर में आएगी। फिर अपने हिसाब से जिसमें पूछा है mm में पूछ रहा है तो mm में कन्वर्ट कर लो, मीटर में है तो वैसे रख दो, जैसा भी हो। तो 1 इज इक्वल टू वाटर का पूछा तो डेंसिटी 1000 9.81 इंटू एच की वैल्यू निकाल लो। एच की वैल्यू आएगी 1.019 10⁻⁻⁴ मीटर, या फिर इसको mm में निकालना है तो 1.019 इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.019 10⁻⁻1, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.01 ना 0.1 नहीं 0.1, क्योंकि एक ही बचा है ना, तो 0.1019 mm ऑफ mm ऑफ वाटर हो गया भाई 1 पास्कल। घबरा क्यों रहे हो। जैसे कि ये जी की वैल्यू जो होती है, अगले में बता, जी की वैल्यू, जी जो होती है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा अर्थ जो होता है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। ये मान लेते हैं एक्सिस है, अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्ट है हमारी पृथ्वी, यहाँ से 62 डिग्री टिल्ट है। तो ये जब अपने एक्सिस पे या अक्ष पे रोटेट करती है तो रोटेशन के कारण एक ग्रेविटी वर्क करती है। जैसे कि W बराबर mg होता है, ये मास है। मान लेते हैं हम जो है, मैं विनोद अभी 60 kg के हैं, पर kg का मास भी होता है यूनिट, यह चीज़ ध्यान रखना, मास भी होता है, वेट का भी तो kg होता है kg, लेकिन हम बता रहे हैं मास है। अज्यूम करो मास है, वेट नहीं है, मास नहीं, हाँ मास है। तो हमारा मास है, तो मास कभी भी नहीं चेंज होता है। मास ध्यान रखना, मास कभी भी नहीं चेंज होता, चाहे तुम पृथ्वी के पोल साइड जाओ या पृथ्वी पे रहो या पृथ्वी के अंदर साइड जाओ या ऊपर जाओ या फिर तुम दूसरे ग्रह पे जाओ। जैसे चंद्रमा पे ग्रेविटी कहते हैं 1/6 हो जाती है, ग्रेविटी होती है, मास नहीं। मास मान लो तो अगर 60 kg है तो यहाँ पर पृथ्वी पे 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर
इफ अगर हमारा वेट जो मास है, अगर वेट 60 kg है हमारे अर्थ पे, तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 kg बचेगा हमारा वेट, पर मास नहीं चेंज होगा। उल्टा बता दिए, उल्टा बताने का मतलब मास मान लेते 10 kg है, मास 10 kg है, ठीक, 10 kg, तो 10 का 10 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन वेट अगर 60 kg है तो वहाँ पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, मतलब ग्रेविटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा वेट 10 kg बचेगा। इसका मतलब हुआ कि जो W बराबर mg है, जो वेट है हमारा जी पे डिपेंड करता है, मास तो चेंज नहीं होगा ये वाला, तो इसका मतलब जी पे डिपेंड करता है। तो जी अगर मान लेते हैं हम जी वेरी कर किया तो वेट भी वेरी करेगा। तो मान लेते हैं अगर हम पृथ्वी के सेंटर पे हैं, इक्वाटर के सेंटर पे हैं, तो यहाँ पर जी 0 होता है। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये इक्वाटर है, यह है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक। ये इक्वाटर के सेंटर पे हमारा हमारा जी 0 होगा, ठीक, जी 0। लेकिन अगर हम पृथ्वी के पोल साइड जाएंगे तो हमारा जी इंक्रीज होता है, जी इंक्रीज करता है, चाहे इधर पोल साइड जाओ चाहे इधर पोल साइड जाओ, जी इंक्रीज करता है, ध्यान रखना, सॉरी, हाँ ठीक है, जी इंक्रीज करता है, इधर को इंक्रीज करता है, ठीक। और यहाँ से चले, मान लेते हैं हम यहाँ 60 kg थे, यहाँ आएंगे 70 kg हो जाएंगे, यहाँ आएंगे 80 kg हो जाएंगे, क्योंकि जी इंक्रीज हो रहा है। जब जी इंक्रीज करेगा, W बराबर mg हम बताए थे अभी रिलेशन कि अगर वेट इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, अगर अगर जी इंक्रीज कर रहा है तो वेट भी इंक्रीज करेगा, है ना। अगर इफ जी इंक्रीज देन वेट भी इंक्रीज, इफ जी डिक्रीज देन वेट भी डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे जी बढ़ता है पोल पे, तो वे यहाँ से इक्वेटर से अगर चलेंगे तो पोल पे आएंगे तो हमारा जी बढ़ता है, और जब जी बढ़ा तो हमारा वेट भी बढ़ा। यहाँ से अगर पोल की साइड चलेंगे तब भी बढ़ेगा, जी बढ़ा तो वेट भी बढ़ा। लेकिन पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तो जी घटता है, और सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तब भी जी घटता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इफ हाइट इंक्रीजेस देन जी डिक्रीजेस, इफ हाइट increases below the surface देन जी डिक्रीज, मतलब पृथ्वी के आप जमीन खोद के नीचे जाओगे तब भी जी घटेगा, आपका वेट घटता जाएगा। आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, जमीन तल से ऊपर जाएंगे तब आपका वेट तब भी घटेगा, ठीक। बस क्या होता है, पोल की साइड जाएंगे तो वेट बढ़ेगा, लेकिन चंद्रमा पे जैसे जाते हैं कि जी 1/6 रहता है तो वहाँ पे वेट घटता है, मास कांस्टेंट रहता है, मास नहीं चेंज होगा आप कहीं भी जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन सोच रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बता देते हैं, ठीक। थैंक यू। लेकिन 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है, नहीं 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 ठीक नहीं भाई, एक हमको क्वेश्चन लगवाना पड़ेगा। जैसे भाई हम बताएं रिलेशन, जैसे कि P बराबर रो जी एच है, P बराबर रो जी एच, ठीक। तो मान लेते हैं P1 है तो ये बराबर P2 है, रो जी H2। तो इनको अगर सेम करें तो रो 1 G1 H1 बराबर कर देते हैं रो 2 G2 H2, ठीक है। अगर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा गया था JSSC मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया था, क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले, हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर पूछा है, लेकिन हाइट ऑफ मरकरी दिया है 150 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया है 13.6, और यहाँ दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता होना चाहिए। जैसे कि ये दिया है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में दिया था कि हाइट इन टर्म्स ऑफ वाटर फाइंड करना था, और मरकरी की हाइट दिया था इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, हाइट के टर्म में दिया था, पर मरकरी की डेंसिटी भी गया था। तो हमको पता है कि रो जी एच जो होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इनको रिलेट करके इक्वल करो, फिर रिलेशन निकालो, रो 1 G1 H1 इज इक्वल टू रो 2 G2 H2। देखो जी की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट रहती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है,
इसका भी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपकी इच्छा है तो सॉल्व करके 9.81 से मल्टीप्लाई करके इधर भी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन को लेंदी बनाना बनाओ, ये तो काट दो डायरेक्ट। जब कट रहा है तो क्या जरूरत है, रो 1 H1 रो 2 H2। किसी को एक को मरकरी मान लो, एक को वाटर मान लो, मरकरी इसको वाटर मान लें, ठीक। मान ले तो मरकरी का, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ध्यान रखना 13.6। हाइट ऑफ मरकरी H1, हाइट ऑफ मरकरी 150 रखे क्योंकि सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है तो यूनिट सेम रखना पड़ेगा। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है अभी बताए थे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1, हाइट ऑफ वाटर पूछा है निकाल लो। देन हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 150, आपका आंसर आएगा 13.6 इंटू 150। हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा 20 40, हाँ किलोग्राम पर सेंटीमीटर नहीं किलोग्राम, हाँ सेंटीमीटर आ गए। मीटर में पूछा था वो क्वेश्चन में, तो H बराबर 20.40 मीटर। यही भैया आंसर आपका, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर समझ में ना आए तो मैसेज करिए, कमेंट तो करिए कि हमको ये नहीं समझ में आया, क्या कमियां हैं, या सर जी कोई टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा, वो आप हमको बता दीजिए, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कुछ देखो अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम जो क्वेश्चन रह गए हैं इनको हम इंक्लूड करा देंगे, ठीक। थैंक यू।